तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता रहा हूँ भी मुद्रा प्रणाली, ये जो टॉपिक है इसके बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो इसके बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मुद्रा प्रणाली, ठीक है, ये हो जाएगा पहला जो पॉइंट है ये मुद्रा प्रणाली, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कला एवं संस्कृति, ठीक है, कला एवं संस्कृति। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मुद्रा प्रणाली से। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? तो ये रुपया है, ठीक है। चलिए अगला है आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नाम ये नीतिगत दस्तावेज है, ठीक है, नीतिगत दस्तावेज है आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेर शाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था, ठीक है। तो रुपया का जो सिक्का है इसकी पहली बार शेर शाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यानी कि अगला पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1860 ईस्वी में तथा कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये जो प्रथम मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था भारत में ये हुआ था 1806 ईस्वी में, ठीक है। और कागजी मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था ये 1882 ईस्वी में, ठीक है। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये 1862 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। मुद्रा का अवमूल्यन जो है 3 बार हुआ है। ये 1949 में और 1966 में तथा 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई में है और हैदराबाद में है और कोलकाता में है और नोएडा में है, ठीक है। तब भारत में सिक्कों का टकसाल कहाँ कहाँ है? तो ये 4 जगह है, ठीक है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एवं नोएडा में है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये मुंबई में जो टकसाल है ये 1830 ईस्वी में स्थापित हुआ था। हैदराबाद में है जो 1903 ईस्वी में स्थापित हुआ था और कलकत्ता में है जो 1950 ईस्वी में स्थापित हुआ था और नोएडा में जो है 1989 ईस्वी में स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है 10, 50, 100, 500, 1000 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस, ठीक है, ये नासिक महाराष्ट्र में छपती है। ये देखिए 10, 50, 100, 500, 1000 की ये जो का नोट है वो कहाँ छपती है? तो ये नासिक में छपती है जो महाराष्ट्र में है, करेंसी नोट प्रेस। दोस्तों अब तो 500 और 1000 का ये जो नोट है ये अब बंद हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं देवास जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट को छापती है, ठीक है। 20, 50, 50, 100, 500 ये बैंक नोट जो प्रेस है ये कहाँ पे है? तो ये देवास में है जो इसी को छापती है, ठीक है। देवास है जो 20, 50, 100, 500 को नोट को छापती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट है बैंक और करेंसी नोटों कागज, ठीक है, तथा नॉन जुडिशियल स्टम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में स्थित है होशंगा में होता है, ठीक है। चले जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है 1 रुपये के नोट उसमें कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। 1 रुपया का जो नोट है, 1 रुपया से जो और नीचे का होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। 1 रुपये से नीचे और 1 रुपया तक ये कौन जारी करता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि 1 रुपये से अधिक के जो नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय
रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, समझ गए दोस्तों। 1 रुपये के जो नोट है उस चाहे उससे जो नीचे का नोट है, मतलब 1 से जो नीचे का जो भी आता है वो उसमें वित्त सचिव का होता है हस्ताक्षर, और 1 रुपये से जो भी अधिक का जो नोट होता है वो आरबीआई का जो गवर्नर है उनका हस्ताक्षर होता है। ठीक है, चलिए अगला है, वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसे अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है ग्रेसम का नियम, ये मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, तो ये मुद्रा प्रचलन से संबंधित है ग्रेसम का नियम। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है, ये क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। चलिए आ जाते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। चलिए अगला है भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 रहा है। चलिए अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, जो लेनदार होता है उसे लाभ होता है। चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से, ठीक है, 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। जो यूरो एक करेंसी है, ठीक है, वो 11 देश ने अपनाया है यूरो करेंसी को। कब से, ये 1 जनवरी 1999 से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होता है। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा रत्न और आभूषण से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। विश्व में क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास है, तो ये चीन के पास है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, अगला यानी कि पॉइंट में। अगला पॉइंट है सबसे अधिक महंगी मुद्रा ये पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, सबसे अधिक मुद्रा कौन है, ये पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की है। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कब सदस्यता हासिल की, तो ये 1947 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह जो ये आर है, ये जो उदय कुमार ने दिया है। ठीक है, उदय कुमार ने दिया है। ठीक है, ये मिला है 2010 को। ठीक है, भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह कब मिला है, तो ये 15 जुलाई 2010 को मिला है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो दोस्तों आते हैं अगला पॉइंट में। ठीक है, अगला पॉइंट ये हो गया, ये आपको अगला पॉइंट है ये कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति में आ जाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। ठीक है, भरतनाट्यम जो किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु राज्य का। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का भरतनाट्यम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना है। ठीक है, तंजौर, कांचीपुरम एवं पंडनल्लूर। ठीक है, पंडनल्लूर। चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है ई कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, चलिए अगला है कथकली केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये हो गया कथकली। ठीक है, कथकली है जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला पॉइंट है कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। ठीक है, कथकली की गीतों की भाषा तो ये मलयालम है। चलिए अगला है 1968 ईस्वी में
हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, हिंदी गीत पर प्रथम बार कथकली प्रस्तुत कब की गई थी? तो ये 1968 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, कथकली मंच पर काले काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। ठीक है, काले वस्त्रों का प्रयोग होता है कथकली मंच पर। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक है जो उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला पॉइंट है, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। इसको याद करने का तरीका है, कच्चा पूरी अंधा लोग खाता है। ठीक है, तो कच्चे पूरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला ये आ जाते हैं अगला पॉइंट में, बलतोत नारायण मेनर, यानंद शिवरामन माधव, कृष्णन कुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में, उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है उड़ीसी नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है। ठीक है, उड़ीसी जो नृत्य है वो आराधना का नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला है, सोनल मानसी, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य में 9 रस होते हैं। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। ठीक है, केरल राज्य में मोहिनी अट्टम नृत्य होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो ये यक्षगान हो गया। चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट में। ठीक है, अगला पॉइंट में आते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। ठीक है, यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। चलिए अगला है, जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। ठीक है, जात्रा है जो पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। चलिए अगला है, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो ये बांसुरी वादक से। ठीक है, चलिए अगला है, शिव कुमार शर्मा ये संतूर से संबंधित है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा का संबंध ये संतूर से है। चलिए अगला है, अजंता तथा एलोरा की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। ठीक है, अगला पॉइंट है, नागर शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक है। ठीक है, नागर शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक है। ठीक है, नागर शैली की स्थापित शैली है। ठीक है, चलिए अगला है, मुक्तेश्वर मंदिर जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर भी भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। खजुराहो का मंदिर ये मध्य प्रदेश में है। ये सब नगर शैली का उदाहरण है। ठीक है, देखिए मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, खजुराहो का मंदिर ये सब नगर शैली का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। नागर वास्तुकला शैली सही रूप से गुप्त काल में प्रकट हुई है। ठीक है, गुप्त काल में प्रकट हुई है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला है, नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप से वेसर शैली कहलाता है। अगला है, कुक्कानूर का कालीश्वर मंदिर और लक्कुड़ी का जैन मंदिर वेसर शैली का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आते हैं
अगला पॉइंट है सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली स्थित कुतुब मीनार है। ठीक है, सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना कहाँ है, ये कौन सा है, तो ये कुतुब मीनार है जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला है कला की गंधार शैली। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट में। चलिए अगला पॉइंट है ये गांधी युग। ठीक है, गांधी युग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी, इनको मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था जो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला है इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। ठीक है, तो गांधी जी की माता का नाम हो गया पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं तथा पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला है महात्मा गांधी जी 1893 ईस्वी में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 ईस्वी में वो वापस आ गए थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जो थे लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। ठीक है, गांधी जी जो थे ये लियो टॉलस्टॉय से क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है गांधी जी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो ये अफ्रीका में ही किया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1906 ईस्वी में प्रारंभ किए थे वो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए अगला है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1907 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था। ठीक है, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 ईस्वी में। ठीक है, वो कहाँ से, चंपारण से शुरू हुआ था गांधी जी का पहला सत्याग्रह। ठीक है, गांधी ऐसे पहले कब किए थे, तो ये 1906 ईस्वी में पहला सत्याग्रह था वो अफ्रीका में किए थे। चलिए अगला पॉइंट है सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि कौन दिया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, राष्ट्रपिता का उपाधि कौन दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है गांधी जी के खिलाफ आंदोलन जालियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, अगला यानी कि पॉइंट में चौरी चौरा कांड ये हुआ था 15 फरवरी 1922 ईस्वी में। ठीक है, चौरी कांड कब हुआ था, ये हुआ था 15 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ये हिंद की उपाधि लौटा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है केसर ये हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब लौटाया था, तो ये 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन किया था। ठीक है, गांधी जी ने यंग इंडिया व नवजीवन की स्थापना कब किए थे, तो ये प्रकाशन कब किए थे 1919 में। ठीक है,
और हरिजन का प्रकाशन कब किए थे? तो 1933 ईस्वी में किए थे। ठीक है, चलिए अगला है 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, जो बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने बेलगांव के अधिवेशन में, बेलगांव के जो अधिवेशन होता वहाँ उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बेलगांव है जो कर्नाटक में स्थित है। चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा का आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा तथा अब अभिनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है 1916 में, ठीक है, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब 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 हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला पॉइंट है 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेट चेक कहा था। ठीक है, पोस्ट डेट चेक किसे कहा था? तो ये गांधी इरविन समझौता को। ठीक है, गांधी, ठीक है, सॉरी, पोस्ट डेट चेक किसे कहा गया था? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेट चेक कहा था। चलिए अगला पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा कौन दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। ठीक है, कांग्रेस का नेतृत्व कौन किया था? ये गांधी जी ने किया था 1931 ईस्वी में, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, चलिए अगला है गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोड्स ने प्रार्थना के समय किया था। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। ठीक है, राजघाट है जो गांधी जी का समाधि स्थल कहलाता है। चलिए अगला है विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर गांधी जी को कहा था। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 टॉपिक बताए हैं। ठीक है, 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम आपको बताए हैं। पहला था मुद्रा प्रणाली, उसके बाद कला एवं संस्कृति, गांधी युग। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन लगा? अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप इनमें से कौन कौन क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।